सो वेलकम फ्रेंड्स, श्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं फिर से शुभम अग्रवाल लेकर आया हूँ आपकी वीडियो जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करी थी एनआरए, उसका नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एनआरए होता क्या है, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। उसमें कुछ कमियां मैंने आपको बताई थी, कुछ प्रोसीजरल बॉटलनेक्स थे, उसमें कुछ हैसल्स थे, उनकी हमने बात करी थी। फिर हमने बताया था कि एनआरए का कॉम्पोजिशन क्या है, एनआरए है क्या, बनी कैसे है, कितने पैसों से बनी है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, क्या क्या पेपर्स जो हैं एनआरए सब्ज्यूम करेगा और उनका टायर 1 करेगा, सिर्फ टीयर 1 करेगा, टीयर 2 टीयर 3 नहीं करेगा, सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम्स को जो है ये रिप्लेस करेगा। बहुत सारी चीजें अभी ऑपरेशनल लेवल पर हमें नहीं पता, बिकॉज अभी ये नोविस कंसेप्ट है, सरकार ने अभी अभी इसका आगमन किया है। सो वी डू नॉट नो कि ये कैसा होगा। फिर भी क्योंकि इसका मॉडल जो है एक नया है, एक नया मॉडल है, एक नया प्रपोजल है गवर्नमेंट का, और सरकार ने ही बोला है कि इसकी बहुत सारी खूबियां भी होंगी और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को ये फायदा पहुंचाएगी। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर एक वो इंसान होता है जिसको किसी भी चीज से, कोई नई चीज आई है, एनआरए आया है, जिसको एनआरए से फायदा या नुकसान होगा, सो दैट इज अ स्टेक होल्डर। तो यहां पर स्टेक होल्डर ऑब्वियसली 3 तरह के स्टेक होल्डर्स यहां पर हैं इस केस में। पहला स्टेक होल्डर आप बच्चे, जो आप पेपर देंगे, आप यूथ, यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। सेकेंड स्टेक होल्डर वो एजेंसीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करेंगी, जैसे एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज अ स्टेक होल्डर ऑफ एनआरए, तो एनआरए से उसको भी इफेक्ट पड़ रहा है। और लेट अस से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनको भी फर्क पड़ रहा है एनआरए से। तीसरा आपका देश, जो हर चीज में एक स्टेक होल्डर है, चाहे आपका मंदिर बन रहा है, चाहे मस्जिद बन रहा है, चाहे स्कूल बन रहा है, चाहे इलेक्शन हो रहे हैं, आपके देश को हर चीज से फर्क पड़ता है। चाहे एक नया न्यूज चैनल लॉन्च हो रहा है या किसी एक जगह पर इंटरनेट को बैन कर दिया, आपके देश को हर छोटी या बड़ी चीज जो भी आपके देश में हो रही है उससे आपके देश को फर्क पड़ रहा है। सो योर कंट्री इज ऑलवेज अ स्टेक होल्डर, नेशन एज अ होल इज ऑलवेज अ स्टेक होल्डर। आइए देखते हैं कि जो ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक एक करके, इनको एनआरए से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं क्या फायदे हो रहे हैं। नुकसान तो चलो देख लेंगे, अभी नुकसान की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज यू सी हमें अपना माइंडसेट, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ऐसा बनाना है कि हम सरकार के आगे नौकरी मांगने जा रहे हैं और हमें कोशिश करनी है सिस्टम को चलाना, हमें सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना। तो हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी। वी ऑलवेज हैव टू गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। हमें किसी भी चीज को, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम को क्रिटिसिज्म करना है, बट दैट शुड बी अ फेयर क्रिटिसिज्म। वी डू नॉट हैव टू एक्चुअली क्रिटिसाइज इट, वी कैन क्रिटिकली एनालाइज इट। हम उसकी 2-4 कमियां बताकर उसमें क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो तो बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पेपर में हर चीज में कमियां ही निकालते हैं, क्योंकि उससे उनको क्या मिलेगा? सरकार को या केजरीवाल मिलेगा या अन्ना हजारे मिलेगा। ना सरकार को केजरीवाल चाहिए, ना सरकार को अन्ना हजारे चाहिए। आप आईएएस बनकर नौकरी, आप बीपीएससी क्लियर करके आप एसडीएम बनके आप रिफॉर्म्स लाएं, सरकार ऐसा चाहेगी। सरकार ये नहीं चाहेगी कि आप पहले से ही उनकी हर चीज को अपोज करते रहें। तो जब भी आप एग्जाम्स में आंसर लिखते हैं, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आप किसी भी चीज के मेरिट्स पर ज्यादा जाएंगे, स्पेशली इफ इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम। अगर वो कोई सरकारी स्कीम है या सरकारी इंस्टीट्यूशन है, देखो अगर नेगेटिव चीजें हैं, दिख रही हैं, तो आप पॉइंट आउट करेंगे। वो अंधा भी देख सकता है कि करप्शन है तो आप पॉइंट आउट करेंगे, वो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हर इंसान करप्ट नहीं है, या करप्शन के लिए रोते रहना किसी चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर क्या करेगा, एक एसडीएम क्या करेगा, एक सिविल सर्वेंट क्या करेगा, एक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिसर क्या करेगा? वो चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताएगा, वो उनका वे फॉरवर्ड बताएगा कि क्या अच्छा हो सकता है, या मुझे क्या उम्मीद की किरण, आशा की किरण यहां से दिख रही है। सो द एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स। बच्चों को क्या फायदा होगा? सबसे पहले देखो, कॉमन करिकुलम हो जाएगा, दैट विल सेव एनर्जी। आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी जो है सेव होगी कॉमन करिकुलम से।
आपको ये नहीं है कि उसके लिए आपको मैथ्स पढ़ना था, मैथ्स पर एम्फोसिस देना था एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए आपको इकोनॉमिक्स पर एम्फोसिस देना है, सिविल सर्विसेज के लिए आपको जनरल स्टडीज या आर्ट्स सब्जेक्ट्स पर, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर आपको एम्फोसिस देना है, और किसी एग्जाम के लिए कुछ, किसी एग्जाम के लिए कुछ। जब एक कॉमन आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक कॉमन आपका परफॉर्मा बन जाएगा, सिलेबस बन जाएगा, नेचुरली आपकी एनर्जी जो है ज्यादा फोकस उस पर्टिकुलर सिलेबस पर रह पाएगी। देयर वुड बी अ स्टेगनेंसी, आई वुड से, एन ईज ऑफ प्रिपरेशन। आप लोगों को प्रिपेयर करने की इजीनेस मिल जाएगी, आपको आसान हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन, एनर्जी आपकी कम लगेगी, क्योंकि ये मल्टीपल चांसेस दे रहा है। एनआरए गिव्स यू मल्टीपल चांसेस, इसीलिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अप्रोच में बढ़ जाएगी कि यार ठीक है, जून वाले अटेम्प्ट में तो मैं तैयारी करूंगा, लेकिन मैं दिसंबर वाले अटेम्प्ट में जो है वो मैं अच्छे से दूंगा। लेटस से आपके मई में आपके लेटस से सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके अटक रहे हैं, आपकी सप्ली वपली आ रही है, या तो कहते हैं ना वो इंजीनियर ही क्या जिसकी सप्ली ना हो, तो आपकी सप्ली वपली क्लियर आपने करनी है, तो आप दिसंबर के लिए वेट करेंगे तो आपके पास एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल हो जाएगा कि आप ठीक है मई तक आप अपने कॉलेज की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद आप दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर होकर दे लेंगे। स्ट्रेस फ्री ऑब्वियसली, यू सी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है स्टार्टिंग से ही, एंड इवन आवर रिक्रूटमेंट सिस्टम, इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन यू। बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है। यू सी शर्मा जी के लड़के ने एग्जाम क्लियर कर लिया, हमारे बच्चे ने नहीं करा। चिंटू के 99.9998% मार्क्स आ गए 10th में 12th में, हमारे बच्चे के नहीं आए। सो दैट कंपैरिजन, दैट पीयर प्रेशर एंड दैट स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मिंग, फिर फैमिली का प्रेशर कि भाई कमा कर लाओ, कब तक बैठे रहोगे पिताजी की उस पर, तो ऑल दोज थिंग्स। तो स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा जब आपको सर्टेनिटी हो जाएगी कि यार सीईटी साल में 2 बार होगा और अच्छे लेवल का एग्जाम है, फेयर एग्जाम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा और आपको और ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे। सीईटी के थ्रू आप बहुत सारी सीट्स पर आप एग्जाम दे पाएंगे। सो यस, इट इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉर यू, इट इज अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इट वुड प्रोवाइड अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट फॉर यू। कॉस्ट रिडक्शन, यू सी पैसा बहुत जरूरी चीज है, पैसा खुदा नहीं, लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं। सो यस, एग्जामिनेशन फी 3 फॉर्म भरने की जगह आप 3 बार प्रीलिम्स के फॉर्म भरने की जगह आप एक ही बार भरेंगे। दूसरा लॉजिस्टिक्स, यूजी मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अपीयर हो रहा था मैं चंडीगढ़ में, मेरा एग्जाम सेंटर आया था लखनऊ। तो जब मैंने लखनऊ के लिए टिकट पता करी चंडीगढ़ से, वो 25,000 की टिकट थी। ऑब्वियसली अगर मैं ट्रेन से जाता तो मुझे 2 दिन लग रहे थे, और खड़े होकर जाता मेरी कंफर्मेशन भी नहीं हो रही थी टिकट की। सो आई हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू गिव अप माई एग्जाम और टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, या मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा था उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, या फिर मुझे बहुत ज्यादा, या फिर एग्जाम ही मुझे छोड़ना पड़ गया। तो लॉजिस्टिक्स की जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व होती है कैसे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में टारगेट कर रहे हैं कि आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाएगा। And 117 aspirational districts, that is the backward most districts of India, या जिनसे हम एस्पायर कर रहे हैं कुछ, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आगे आएंगी यहाँ पर। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह आपका इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये देखते हैं, कोशिश करेंगे। लेट अस सी। ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली आपके कम हो जाएंगे। स्टडी मटेरियल कॉस्ट, देखो वैसे इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में अंडमान एंड निकोबार के ट्राइबल्स भी हैं जिन्होंने बेचारों ने जो एनसीईआरटीज भी नहीं खरीद सकते, जिनके पास उतने भी पैसे नहीं हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ठीक है, चाय वाला पीएम तो बन सकता है, लेकिन क्या चाय वाला डीएम बन सकता है? तो वो भी एक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कम है आपके पास, तो हो सकता है कि आप बुक्स ना अफोर्ड कर पाए, या आप घबराएं, आप कॉस्टली बुक्स खरीदने से आप घबराएं, या हर पेपर का आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में आपको प्रॉब्लम हो। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यूज्ड स्टडी मटेरियल या पुरानी बुक्स या आउटडेटेड एडिशंस या पुरानी एडिशन से ही बेचारे काम चलाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो एग्जाम क्लियर नहीं करते, लेकिन अगर उनको अच्छी बुक्स मिलती है, स्टडी मटेरियल उनका कन्फाइंड होता या चीपली अवेलेबल होता, रेडिली अवेलेबल होता, चाहे पायरेटेड ही होता,
तो उनकी परफॉर्मेंस शायद एनहेंस हो जाती है। ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और पीआईबी भी यही बोलता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सरकार भी यही क्लेम कर रही है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी ये कहा है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये चीज होने वाली। तीसरी चीज या बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे देश में शायद इन छोटे लेवल के एग्जाम्स में नहीं पाई जाती, या फिर लेट अस से कि हमें विश्वास नहीं है उन पर, दैट इज फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी। देखो, फेयरनेस मतलब जस्टिस, मतलब इंसाफ। फेयरनेस मतलब साफ सुथरा। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, कि कौन अकाउंटेबल होगा अगर एक पेपर लीक हो जाता है। तो यूसी हमें पता चलता है कि हम मेहनत करते हैं और एग्जाम हमारा लीक हो गया, पेपर हमारा लीक हो गया, या फिर किसी इंसान ने तैयारी नहीं करी थी, वो पैसे देकर, रिश्वत देकर सेलेक्ट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि होता है, शायद होता होगा। हमने कई सारे स्कैम्स देखे, हमने एमपी में व्यापम स्कैम देखा है। एमपी से याद आया, 2 दिन पहले ये खबर आई है, एमपी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर दैट इट विल कंडक्ट एग्जामिनेशंस थ्रू सीईटी। एनआरए को अडॉप्ट करेगा वो मॉडल को, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को एमपी कंडक्ट करेगा। अब वो कब करेगा, कैसे करेगा, कोरोना के टाइम में करेगा, नहीं करेगा, आई डोंट नो, वो देखा जाएगा, अखबार में आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश आपके प्रीलिम में आ सकता है कि इज द फर्स्ट स्टेट विच हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल होल्ड अ टेस्ट थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज एनआरए की जो स्कीम है वो इंप्लीमेंट करेगा। अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ एग्जाम भी कई बार अच्छा नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिविल सर्विसेज का ही एग्जाम था। स्टील प्लांट होता है ना, स्टील प्लांट, इंग्लिश में स्टील प्लांट उसने लिख दिया, हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन उसने पता है क्या करी, इस्पात पौधा। स्टील प्लांट को इस्पात, इस्पात मीन स्टील, प्लांट मतलब उसने वो ग्रीन प्लांट, पौधा, इस्पात पौधा। सो क्वालिटी ऑफ एन एग्जामिनेशन मैटर्स अ लॉट। यू सी, हिंदी के बच्चों के मनोबल को क्या ठेस पहुंची होगी, हिंदी स्पीकिंग बच्चों को, यूपी और बिहार के बच्चों को क्या ठेस पहुंची होगी जब उन्होंने उस एग्जाम की ट्रांसलेशन देखी होगी। और कोई पीएचडी का स्कॉलर होगा हिंदी का, यूसी रामधारी सिंह दिनकर के लेवल का, वो तो यूसी ही वुड बी टर्निंग इन हिज ग्रेव्स। वो अपनी ऊपर स्वर्ग में भी उनको बेचैनी लग रही होगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे देश का, हिंदुस्तान का क्या हो रहा है। तो ये क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर उसी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बिहार में कितने गांव हैं, 17,220, 17,221, 17,222, 17,223। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही कुछ सवाल आया था। सो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमें उम्मीद है कि नेशनल लेवल पर इंक्रीज होगी या इंप्रूव होगी अगर ये टेस्ट होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अगर ये पेपर में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ धांधली होती है, तो उसी नेशनल लेवल की सरकार को, मोदी जी को डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी इसकी अच्छी होनी ही होनी पड़ेगी। क्वालिटी बहुत मैटर करेगी। एनकरेजेस गर्ल्स एंड वुमेन कैंडिडेट्स। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि पिताजी के पास मान लीजिए टाइम नहीं है, पिताजी नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान पर बैठते हैं, और एक दिन अगर बेचारे नहीं जाएंगे अगर दुकान पर, तो उनका बहुत हजारों का या लाखों का नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि पेरेंट्स बेचारे ओल्ड भी हैं, ओल्ड एज भी है और पेरेंट्स की, और नहीं जा सकते किसी कारणवश, और बिटिया को एग्जाम दिलाना है और सेंटर बना है बहुत दूर। आप रहते हैं हरिद्वार में और आपका सेंटर बन गया इलाहाबाद, तो ऐसा तो नहीं है कि गंगा जी में हरिद्वार से बैठे और इलाहाबाद पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। आपको स्पेशल जाना पड़ेगा, उसी 2 दिन का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, तो तब जाकर आपको संगम नसीब होगा इलाहाबाद का। तो उस केस में क्या होता है, यूजुअली क्या है, बॉयज को पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि ठीक है बेटा अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, पेपर दे आओ। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी मेरे पिताजी ने मेरी सिस्टर को तो अलाउ नहीं किया था उनके सीए के एग्जाम जैसे देने, कि अकेली जाओगी क्या करोगी, बसों में धक्के खाओगी, वहां जाकर हफ्ता रहोगी चंडीगढ़, इससे अच्छा तुम रहने ही दो, तुम पेपर, तुम्हारा भाई यहाँ है नहीं, वो तुम्हारा पेपर नहीं। तो मेरी सिस्टर सीए की अपनी जो फाइनल एग्जाम्स है वो क्लियर नहीं कर पाई थी इस चक्कर में। या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारे दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि लड़कियों को रोक दिया जाता है। तो अगर आपके शहर में ही एक सेंटर बन गया, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही अगर एक सेंटर बन गया, तो आप अपनी लड़की को ऑब्वियसली लेकर जा सकते हैं, या अपनी बहना को या अपनी बिटिया को आप ऑब्वियसली लेकर जा सकते हैं।
कि आओ आपके सेंटर बिल्कुल पास है और आपको पेपर देना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप कहीं से गुजर रहे हो और बहुत सारे बच्चे एक दिन इकट्ठे हों, आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि यार मैं भी अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाऊं, मैं अपनी लड़कियों, अपने बच्चों को मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराऊं। सो दैट वुड बी अनदर एडिशनल प्लस पॉइंट। क्लैशिंग ऑफ डेट्स, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि डेट्स क्लैश हो जाती हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे करियर में तो बहुत बार हुआ है। तो इंशाअल्लाह आपके करियर में ऐसा नहीं होगा ड्यू टू अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट। देन द स्कीम ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिजिटल लिटरेसी। ऑब्वियसली पीआईबी में क्लियर लिखा था, जब अनाउंसमेंट हुई इसकी एनआरए की, क्लियर उसमें इंस्ट्रक्शंस थी कि हम जो है अवेयरनेस फैलाएंगे, हम डिजिटल लिटरेसी फैलाएंगे, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाएंगे। तो क्योंकि ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग फैलेगी रूरल यूथ में भी, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पर, इसी डिजिटल लिटरेसी फैलेगी, मतलब डिजिटल डोमेन में साक्षरता फैलेगी। आप एजुकेट हो जाएंगे, आप डिजिटली लिटरेट आप हो जाएंगे उससे। इंस्टीट्यूशंस को क्या फायदा होगा, एसएससी को क्या फायदा होगा, आरआरबी को क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, और यूसी आईबीपीएस को क्या इसमें रिक्रूटमेंट साइकिल उनका कम हो जाएगा। देखो ऑब्वियसली मैं सिविल सर्विसेज के अगर एग्जाम की बात करें तो एक प्रीलिम होता है, फिर 3 महीने बाद मेंस होता है, फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद इंटरव्यूज होता है, 3 महीने बाद रिजल्ट आता है, इतने में अगले साल का प्रीलिम पहले हो जाता है, और बहुत सारा रिक्रूटमेंट साइकिल ऐसा रहता है। पूरा साल जो है बच्चे एग्जामिनेशन मोड में रहते हैं, 3 पेपर होते हैं। मार्च में एसएससी देना है, लेटेस्ट से, फिर जून में 3-4 महीने बाद, जून जुलाई में फिर मॉनसून सीजन में आपको लेटेस्ट से बैंकिंग देना है, बैंक पीओ देना है, फिर आपको लेट अगस्त में आपको एनडीए देना है, एसएससी देना है, व्हाटएवर देना है आपको, बहुत सारे पेपर्स, आरआरबी देना है आपको, क्लरिकल एग्जाम्स देने हैं आपको, लाइनमैन्स के एग्जाम देने, व्हाटएवर एग्जाम्स। तो इन चक्कर में रिक्रूटमेंट साइकिल बहुत बड़ा हो जाता है, आप सारा साल एग्जामिनेशन मोड में रहते हैं, इससे आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए, इसीलिए, और रिक्रूटमेंट साइकिल जो है एग्जामिनेशंस का कम हो जाए, एक टाइम पर वो एग्जाम कंडक्ट कर लें अच्छे टाइम पर पूरे इंडिया का, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्वियसली किसी एग्जाम का स्टैंडर्ड बहुत लो है, किसी एग्जाम का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, किसी एग्जाम का स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर एक सेंट्रल एजेंसी ये जिम्मा ले लेगी, ये ठेका ले लेगी कि हमने इतने सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट करने हैं, इतने सारे बच्चों को रिक्रूट करना है ऑन अ नेशनल लेवल, जिसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी आएंगी, न्यूज भी बन सकती है कल को, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यही होगा कि उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन 2 तरह से होगी, एक उसका स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा, एक सबका लेवल सेम हो जाएगा, हर एग्जाम का लेवल सेम हो जाएगा, जो एग्जाम्स इसके एम्बिट में आ जाएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो वहां पर भी होगा। पीआईबी बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, एस्टिमेशन है, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा कि होगा या नहीं होगा, जैसे 15 लाख नहीं आए या वॉट एवर यू में से। तो 600 करोड़ जो हैं, ये सालाना जो है कॉस्ट में रिडक्शन होगी। मान लीजिए आरआरबी कुछ पैसे खर्च कर रहा है और बच्चों को बिठा रहा है, और उसके बाद और उन्हीं बच्चों, वही बच्चे फिर से रिपीट कर रहे हैं कहाँ पर, बैंकिंग पीओ के एग्जाम में, वही बच्चे फिर रिपीट कर रहे हैं एसएससी का एग्जाम, वही बच्चे फिर आप 66th बीपीएससी, खैर 66th बीपीएससी इस साइकिल में नहीं है, इस एम्बिट में नहीं है, आने वाले टाइम में शायद हो जाए। स्टेट सिविल सर्विसेज का भी एक शायद कॉमन पेपर हो जाए, हमें नहीं पता, मेंस अलग होगा, प्रीलिम शायद सबका कॉमन हो जाए, वी डोंट नो। जैसे AIEEE का हो गया इंजीनियरिंग का, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक एग्जाम हो गया। तो कॉस्ट रिडक्शन जो अभी तक के आंकड़े आए हैं, दैट इज 600 करोड़। तो कहा जा रहा है कि 600 करोड़ का फायदा, मुनाफा देश को होगा, और वही 600 करोड़ हम फिर कोई और अच्छी जगह पर हम यूसी जो एग्जामिनेशन सेंटर्स लगाएं, उसमें पंखे अच्छे लगवा सकते हैं, एटलीस्ट लेंटर ना टूटा हो उसका, बारिश में पानी ना टिप टिप कर रहा हो। मुझे याद है अजमेर शरीफ के एक सेंटर की मैं बात सुना रहा हूँ आपको, वहां पर यूसी एग्जामिनेशन हो रहा था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिम्स, लेकिन वहां पर सरकारी स्कूल का इतना बुरा हाल था,
सेंट एंसलम्स के साथ वाला स्कूल, इतना बुरा हाल था कि वहाँ पानी टपक रहा था और बच्चे बेचारे शीट्स फिल कैसे करें वो जब पानी टपक रहा है वहाँ लेंटर से। तो बहुत सारा ऐसा और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे यहाँ जहाँ स्कूलों में छतें नहीं हैं अच्छी तरह। तो ये सब चीजें यूसी इंप्रूव हो सकती हैं अगर देश को इतना मुनाफा हो। नाउ नेशन एज अ होल को क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो एड्रेस हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम जॉब क्रिएशन करेगा, लेकिन एटलीस्ट ये रिक्रूटमेंट अच्छे ढंग से तो कर सकता है। उसी से एम्प्लॉयमेंट कुछ परसेंटेज तो एड्रेस होगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट 9% है, शायद 8% तक तो आएगी। 1% तो मुनाफा होगा। 130 करोड़ भारतवर्ष में देशवासियों के भारत में, तो भारत के देशवासियों को 1% भी अगर फर्क पड़ता है तो करोड़ों में जाता है वो। एंड आउट माइग्रेशन, देखो, अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। अगर ये जॉब क्रिएशन का प्रोसेस अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियसली पूरे हिंदुस्तान में क्या होगा, एक क्रांति आएगी जो हमारा पंजाब का यूथ, हरियाणा का यूथ, गुजरात का यूथ, केरला का यूथ, लेट अस से यूपी बिहार का भी यूथ जो माइग्रेट हो रहा है, आउट माइग्रेट हो रहा है, चाहे अपना प्रदेश छोड़कर, स्टेट छोड़कर जा रहा है या पूरा देश छोड़कर जा रहा है, वो यूथ आउट माइग्रेट होने से थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाएगा। इससे ब्रेन ड्रेन भी कम होगा। वही टैलेंट पूल जो है हमारा, हमारे देश के काम आ जाएगा। उसको अगर यहां पर नौकरी मिल गई तो उनको बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो दिस इज एड्रेस्ड। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, लेजिटिमेसी क्राइसिस। क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। देखो, क्राइसिस मतलब प्रलय टाइप है ना, प्रलय कुछ। लेजिटिमेट मतलब अगर आप किसी चीज को क्रेडिबल समझते हैं, अगर आप किसी चीज को फेयर समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि सरकार अच्छी है, मतलब ये सरकार लेजिटिमेट है, ये सरकार अच्छी है, ये फेयर है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये अच्छी सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है। अगर ये सरकार इलेजिटिमेट है, मतलब आप ये समझते हैं कि ये सरकार जो है ये आपके हित में राज नहीं कर रही, तो वहां पर लेजिटिमेसी क्राइसिस या फिर क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी हो जाएगा। ये बहुत बड़े एक पॉलिटिकल वैज्ञानिक ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हेबरमास, ही वाज अ नियो मार्क्सिस्ट, एक मार्क्सिस्ट थिंकर हेबरमास ने कॉन्सेप्ट दिया था लेजिटिमेसी क्राइसिस का। हार्दिक पांड्या को आप सब जानते होंगे। हार्दिक पांड्या ने आंदोलन क्यों किया था, पटीदार आंदोलन? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बहना को जो है बहुत पढ़ी, तैयारी करी, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और खैर वहां पर रिजर्वेशन एक इशू था, वो कह रहा था कि पटीदार को रिजर्वेशन दो। लेकिन अगर तुम्हारा रिक्रूटमेंट सिस्टम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता तो शायद उसकी अगर सिस्टर डिजर्विंग थी तो वो सिलेक्ट हो जाती, तो वो आंदोलन ना होता, तो सोशल डिस्टर्बेंस ना होती, वो पटीदार आंदोलन ना होता, और वो बेचारी ब्लू लाइन की बस जो है, जो हर बार जलती है हर आंदोलन में, वो शायद उस टाइम ना जलती। ऐसा ही आंदोलन जाटों ने कहां करा था? हरियाणा में करा था। ऐसा ही आंदोलन मराठाज ने करा था महाराष्ट्र में। ऐसा ही आंदोलन कश्मीर में रोज हो रहा है। तो हर जगह क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी है। अगर आपका यूथ बेचारा, अगर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो आपकी वर्किंग एज का यूथ है, अगर आप उसको खाली रहने देंगे, ठेला रहने देंगे, निकम्मा रहने देंगे, तो ऑब्वियसली वो सड़कों पर उतरेगा ही उतरेगा। या तो वो नशे करेगा, या वो हथियार उठाएगा, या वो गुंडागर्दी करेगा, या वो फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो वो आंदोलन करेगा, ठीक है ना। अगर बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा तो उसके पास असामाजिक तत्वों में शामिल होने के अलावा और कोई काम नहीं होगा, और कोई रास्ता नहीं होगा बेचारे के पास। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी प्रिवेंट हो जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा। देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द रूरल अर्बन डिवाइड। देखो, कहा जाता है कि हमारा इंडिया एक और है, भारत एक और है। भारत जो है वो बटा हुआ है इंडिया और भारत में, या फिर अर्बन और रूरल में।
अर्बन और रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं बिहार की बात कर लूं तो बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर मैं यूपी की बात कर लूं तो बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसी पानी में डूबी हुई हैं, बाढ़ में डूबी हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे अर्बन एरियाज हैं जहां पर पता भी नहीं चल रहा है, उसकी जिंदगी ऐसे ही है, फ्लाइट भी चल रही है, लेट से पटना, बिल्कुल उसमें कोई बाल भी वाका नहीं हुआ लेटेस्ट से, और लेटेस्ट से कोई और आपका मोतीहारी कोई और डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, वहां पर लेटेस्ट से बाढ़ ही बाढ़ है, यूपी में गोंडा में बाढ़ ही बाढ़ है, और लखनऊ और कानपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास जहां रूरल अर्बन डिवाइड है। एंड हमारे जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर से भी फॉर्मर एपीजे अब्दुल कलाम, जो सबसे अच्छे हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पूरा वॉज, आई होप आपने ये सब पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। आप वीडियो पॉज करके कभी भी ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, मैं इसीलिए लिख कर रखता हूं, मैं इनको रब नहीं करता। सो एक और पॉइंट यहां पर रब करके लिखूंगा, पूरा मीन्स providing urban amenities in rural areas, कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनमें मैं क्या करूं, मैं अर्बन एमिनिटीज को प्रोवाइड करूं। जो हमारे रूरल एरियाज हैं, जो हमारे गांव हैं, उनमें मैं अर्बन एमिनिटीज को प्रोवाइड कर दूं, कि जो मेरे पास अर्बन एरिया में फैसिलिटी है, एमिनिटीज, जो मेरे पास अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज हैं, उनको मैं रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड कर दूं। दैट इज कॉल्ड प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था, अपनी बुक लिखी थी उन्होंने, शायद 3 बिलियन ऐसा कुछ बुक का नाम था। इट वॉज को ऑथर्ड बाय सृजन पाल सिंह। सो अब्दुल कलाम एंड सृजन पाल सिंह रोट अ बुक। आप गूगल कर सकते हैं पूरा को, विकिपीडिया पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो यहां पर भी ये विजन को सेटिस्फाई किया जा रहा है एनआरए के थ्रू। जो भी एनआरए आपको देना चाहता है वो ऑलरेडी अर्बन एरियाज में है। एनआरए मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट लेगा पूरे इंडिया के लिए, वो ऑलरेडी अर्बन एरियाज में हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में नहीं हो रहा, क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं है, वहां बिजली नहीं है, इंटरनेट छोड़ो बिजली ही नहीं है, बिजली छोड़ो बिजली का खंबा ही नहीं है, बिजली का खंबा है तो तार नहीं है, तार है तो ट्रांसफार्मर नहीं है, यू नो ऑल दैट। तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं, लेट अस से बिहार छोड़िए, मैं अपने पास की हिमाचल की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्राइबल्स हैं हमारे, अभी तक उन्होंने बिजली देखी भी नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कम उन्होंने ऐसा अर्बनाइजेशन देखा है उन्होंने। तो वो सब जो चीजें हैं वो मैं रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करूं। दिस वॉज द विजन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। आई थिंक दैट इज वाई ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, नॉट द लीडर्स ऑफ इंडिया बट द heads of the world. He was one of the greatest persons in the world. जो उनकी विजन थी। और जब वो राष्ट्रपति भवन में आए थे ना, एक अटैची लेकर आए थे सूट के, जिसमें दो ड्रेसेस थी उनकी, 3 ड्रेसेस, और वही अटैची लेकर वापस चले गए थे। ऐसा नहीं है कि वो ट्रक भर कर लाए थे और ट्रक भर कर चले गए थे, नो, सिर्फ दो कपड़ों के साथ वो आए थे, इतने ही थी। लिमिटेशंस ऑफ डिजायर्स, जो मिनिमलाइजेशन ऑफ वांट्स, जो महात्मा गांधी ने कंसेप्ट लिया था अनटू द लास्ट में, लियो टॉल्स्टॉय की बुक से लिया था और शूमाकर की बुक से लिया था उन्होंने, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना, या जापानीज जो वे ऑफ लिविंग है, या इकिगाई जिसको बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट जो जापानीज मिनिमलिज्म, ये सब कंसेप्ट भी एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी इस किताब में पूरा के माध्यम से उन्होंने हमें दिए। ये जो प्रोजेक्ट है एनआरए का, दिस सीक्स टू फुलफिल दैट विजन ऑफ प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, दैट इज पूरा। इसको ध्यान में रखें, कहीं पर प्रीलिम में पूछ लेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने ऑब्वियसली बताया, इट प्रिवेंट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड फ्रॉम बिकमिंग अ डेमोग्राफिक डिजास्टर, कि यूथ को बिगड़ने से बचा रहा है, उसको टैप कर रहा है। डिजिटल इंडिया और नॉलेज इकोनॉमी। व्हाट इज नॉलेज इकोनॉमी? नॉलेज इकोनॉमी इज नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। देखो, वैसे नॉलेज इकोनॉमी को अगर लिटरली आप देखेंगे तो नॉलेज इकोनॉमी मीन्स, नॉलेज इकोनॉमी ना,
इट मीन्स साइंस एंड इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी। तो यहां पर भी बेसिकली क्या हो रहा है, देखो होगा ऐसे कि ये वो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं होगा, ये एक साइंटिफिक वे ऑफ एजुकेशन होगा, एजुकेशन सिस्टम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा शायद आपका, पूरे ऑल इंडिया में एग्जाम होगा आपका। एग्जाम फ्रॉम होम तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर आप गाइड खोलकर, कुंजी खोलकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट ये एक ऑनलाइन सिस्टम जरूर होगा, और इस ऑनलाइन सिस्टम में जो है आपकी मे बी, देखो कल को पता नहीं, शायद ये ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन जो इसका सिस्टम होगा, क्योंकि 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ बच्चों का एग्जामिनेशन को लेना, तो इलेक्ट्रॉनिकली तो लेना ही पड़ेगा। जैसे आपके इलेक्शंस हैं, इट इज द बिगेस्ट वोटिंग एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, तभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बिग डाटा प्रोसेसिंग को यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डिजिटाइजेशन ड्राइव हो जाएगी कि आपके आपके शायद आपका आइरिस स्कैन करते ही आपको एंट्री मिल जाए। सो ऐसे शायद बायोमेट्रिक सिस्टम डिवाइस होंगे। बहुत सारे एग्जाम्स अब ऐसे हो रहे हैं जहां पर आपका अंगूठा जो है, थंबप्रिंट आपको स्कैन करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्स हो रहे हैं अब। तो शायद सीईटी भी इस एग्जामिनेशन सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, वी नेवर नो। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स जो हैं फुलफिल होंगे यहां पर। देखो भारत का संविधान जो है वो प्रियम्बल में बहुत सारे गोल्स बता रहा है कि हमने अपने देश को इस तरह का बनाना है, या देशवासियों को हमने ऐसा कुछ देना है। सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी जो हैं वो भी स्टेट को बोलते हैं कि आप लोगों ने, जो सरकार को बोलती है कि आपने लोगों की इस तरह से सेवा करनी है। तो यहां पर भी सोशल जस्टिस का गोल है। ऑब्वियसली सोसाइटी में जस्टिस, सोशल जस्टिस, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं वो आगे आने चाहिए। फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके प्रियम्बल में। फ्रेटर्निटी भाईचारा, यूनिटी मतलब एकाग्रता, और इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब एकजुट होना। तो फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब रीढ़ जो नेशन है, रीढ़ की हड्डी जो नेशन की है, बैकबोन ऑफ द नेशन, हमारा भाईचारा, हमारा ब्रदरहुड, हमारी यूनिटी, हमारी इंटेग्रिटी, वो कम नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरह यहां पर पीस एंड हार्मनी होनी चाहिए। देखो फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी कहां भंग हुई थी? जब जाटों ने आंदोलन कर दिया था हरियाणा पंजाब में कि हमें रिजर्वेशन दो, जब पटीदार ने आंदोलन कर दिया था कि हमें रिजर्वेशन दो, जब 1978 में जनता पार्टी रेवोल्यूशन लेकर आई थी, जब स्टूडेंट्स मूवमेंट हुई थी, जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण के उसमें नेतृत्व में, लीडरशिप में, जो बहुत सारा यूथ सड़कों पर उतर आया था। सो दैट वाज नॉट फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया तब अचीव होगी जब देश का यूथ जो है कुछ अच्छे नेशन बिल्डिंग के काम पर लगेगा, देश की सेवा में लगेगा। उसके लिए आपको यूथ को जो है उसका हक देना है, उसे एक अच्छी नौकरी देनी है, एक उसे अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, फेयर प्रोसेस से उसको पास होना पड़ेगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली पहले नहीं थी, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में बहुत डिवाइड थे, एजुकेशन सिस्टम वाज लैगिंग, अब इंप्रूव होगी। डीएसपीज की मैंने बात आपसे करी। देखो जितनी मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूं, प्रैक्टिकली शायद इसको भी टाइम लगे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस बोलना इसमें गलत होगा। मैं ये बोलूंगा कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि हम एक अच्छे अफसर बनने जा रहे हैं, तो हमें चैलेंजेस पर ध्यान देना है, हमें उसको डिसएडवांटेज बोलना मतलब क्रिटिसाइज करना, चैलेंजेस बोलना मतलब उसको क्रिटिकली एनालाइज करना। तो यू कैन क्रिटिकली एनालाइज बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ द डे, यू शुड नॉट रादर क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ द डे। सो चैलेंजेस आर, देखो 1 से 2 करोड़ बच्चों का एग्जाम लेना, इट इज नो मीन टास्क, इट इज नॉट अ स्मॉल टास्क। ये बहुत ही बड़ा टास्क होगा और कोई आसान नहीं होगा इसको करना। तो लेट अस सी, इसमें इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेट अस सी सक्सेसफुल होता है या नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि ये होगा। अगर हम इतने सारे लोगों की वोटिंग करवा सकते हैं एक साथ मल्टीपल फेजेस में, तो क्या हम टेस्ट नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं।
तो देखा जाएगा। एसएससी में मैंने सुना है कि 20 लाख के आसपास फार्म बिकते हैं हर साल, और बच्चे कई फेजेस में मॉर्निंग, इवनिंग और रोज की रोज कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं, तो शायद इसमें भी ऐसा ही हो जाए। दूसरी चीज, सीईटी इज नॉट अ जॉब। देखो, ये कहना 100% सही नहीं होगा दैट दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इट विल नॉट एब्सोल्युटली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एकदम ये नहीं है जादू की छड़ी आई और सबको नौकरी नहीं मिल रही है। आपका सिर्फ एक प्रीलिम का एग्जाम हो रहा है, जहां आप 3 तरह के प्रीलिम दिया करते थे, वहां आप सिर्फ एक तरह का प्रीलिम देंगे। तो जॉब नहीं लगी, लेकिन जॉब पाने में जो 3 पड़ाव थे वो रहेंगे खैर, लेकिन मल्टीपल एग्जाम्स के मतलब 2 पेपर आप देने से बच गए। आप आरआरबी का प्रीलिम दे रहे थे, आप रेलवेज का प्रीलिम दे रहे थे, ठीक है, आप एसएससी का प्रीलिम दे रहे थे और आप बैंकिंग का प्रीलिम दे रहे थे। उनकी जगह सिर्फ अब आपको एक प्रीलिम देना है। जो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज है वो आपकी वैसे ही रहेगी। सो ऑन ग्राउंड लेवल, ऑन प्रैक्टिकल लेवल, यू कैन नॉट से दैट आपका जॉब लग गई है इससे। हाँ, आपकी तैयारी थोड़ी सी आसान हो गई है, आपके घर में एग्जामिनेशन सेंटर बन गया है, तो वो सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आती थी वो थोड़ी सी कम हुई है, और हो सकता है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। मान लीजिए आप बाहर जाकर एग्जाम दे रहे हैं और आप नए एक होटल में जाकर रहेंगे, हो सकता है वहां आपको नींद ही ना अच्छी आए एक रात पहले, और सुबह उठकर आपका एग्जाम अच्छा ना हो, तो आपका क्लियर नहीं होगा पेपर। तो ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। जॉब एक्चुअली में आपको नहीं दिला रहा है, प्रैक्टिकली आपको बाकी एग्जाम्स अभी देने पड़ेंगे। कंपटीशन कम नहीं हो रहा है इससे। बेसिकली डिजिटल पेनिट्रेशन, देखो, इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन रूरल इंडिया, नॉट जस्ट रूरल, इन अर्बन इंडिया एज वेल। आपको कम से कम 100 MBPS का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा अगर ऑनलाइन एग्जाम करवाना है, और वो अभी तक पॉसिबल नहीं है। हमारा नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क जो है, ऑप्टिकल NOFM, वो भी ऑप्टिकल फाइबर मिशन जो आपकी इतनी लाख आपकी पंचायतों को, जो इतने हजार पंचायतों को जोड़ देगा, विलेजेस को जोड़ देगा, 600 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका इंटरनेट फैला देगा, दैट हैजंट हैपेंड। 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन शायद अचीव हो गई हो, बिजली की तार हर जगह पहुंच गई हो, बट बिजली की तार का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक उसमें बिजली ना हो, जब तक उसमें करंट ना हो, तो वो कपड़े सुखाने के ही काम आएगी ऑब्वियसली। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके हैं। वी विल सी द अमाउंट ऑफ डिजिटाइजेशन विच गोज, इलेक्ट्रिफिकेशन विच गोज। सो NRA को सक्सेस होने के लिए आपको ये कुछ प्री कंडीशंस चाहिए। अगर आपका इंटरनेट नहीं होगा, अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर आपके हाई प्रोफाइल लैब्स नहीं होंगे, कंप्यूटर लैब्स नहीं होंगे आपके, तो फिर शायद आपका ये पॉसिबल प्रोसेस ना हो। तो ये हैं इसके चैलेंजेस जो हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। देखो, प्रीलिम्स में इसमें कोई भी क्वेश्चंस बना सकता है, जैसे नेचर ऑफ बॉडी क्या है, NRA किस तरह की बॉडी है। मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव ने, सरकार ने क्रिएट करी है। दूसरा इसमें बन सकता है कि कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप बताएंगे कि जो चेयरमैन होगा वो सेक्रेटरी लेवल का होगा, जो फैक्ट्स हमने लास्ट टाइम करे थे। उसके बाद इसकी वर्किंग कैसे होगी, क्या क्या एग्जाम्स ये कंडक्ट